एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इकोनॉमी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका बुक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और ये हमारी 11th क्लास की बुक है और जो हमारा राइटर है वो संदीप गर्ग है। ठीक है, तो जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन क्या है इसमें। फर्स्ट दे रखा मैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब देखो क्या है अर्थव्यवस्था। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी गतिविधियों को अपने आसपास देखा होगा। आप जानते हो कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। आप देखते हो कि आपके आसपास के माहौल में या आपके क्या कहते हैं समाज में कुछ ना कुछ काम होता रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने कारखानों, खदानों, दुकानों, कार्यालयों, फ्लाईओवर, रेलवे आदि को देखा होगा। ये सारे क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं, इनमें चेंजेस आती रहती है, इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी संस्थाओं व संगठनों को सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था मतलब कि इन सब में ग्रोथ होता रहता है, जिससे हमारा इकोनॉमी सिस्टम जो होता है एक तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, ऐसी इकाइयाँ व्यक्ति को आय अर्जित करने में सक्षम बनाती है और ये सारी ऐसी इकाइयाँ होती है जो लोगों को क्या करती है, इनकम को कमाने में या इनकम को जनरेट करने में मदद करती है और साथ ही उन वस्तु व सेवाओं को उत्पादित करने में भी मदद करती है जिनकी लोगों को उपयोग के लिए ज़रूरत होती है। और ये सारी वस्तुएं मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को सर्विसेज एंड प्रोडक्शन करने में भी मदद करती है। ठीक है, जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जो लोगों को जीवित अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। देखो कि क्या कह रहा है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो लोग होते हैं वो अपनी जीविका को चलाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से इनका रिसोर्सेस, एक तरीके का इनका साधन प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है अर्थव्यवस्था की मुख्य गतिविधियाँ। ठीक है, उत्पादन, उपभोग, निवेश या पूंजी निर्माण। अब आता है हमारा दुर्लभता। दुर्लभता क्या होता है। आप देखते हो कि कोई चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आपके लिए क्या दुर्लभ हो गया, उसकी आप मांग कर रहे हो लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रही। ठीक है, तो दुर्लभता से अभिप्राय वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति के सीमित होने से। मतलब क्या कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो सप्लाई आपका सीमित है, तो आप उसकी डिमांड कितनी भी कर लो वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो दुर्लभता का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति के सीमित होने से। जो सप्लाई है वो सीमित है लेकिन लोग डिमांड करे जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो दुर्लभ है, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसका मूल्य जो होता है वो निश्चित है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आपके आते हैं वो सिर्फ टॉपिक आता है। इतना ज़्यादा आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ मेन चीज़ें इकोनॉमी में लिखनी पड़ती है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, संसाधनों को मितव्ययिता से अभिप्राय। देखो संसाधनों की मितव्ययिता क्या होती है। मितव्ययिता का मतलब किसी चीज़ का ना मिल पाना। ठीक है, जो मिलना भी है तो बहुत देर बाद मिलना या जिसकी संभावना ही ना हो। ठीक है, तो संसाधनों की मितव्ययिता से अभिप्राय है उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उन रिसोर्सेज का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, वो ग्रोथ करे। आप ये ना हो कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और आपका जो इकोनॉमी सिस्टम है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें संसाधनों का जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का बहुत चीज़ों में इस्तेमाल करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक समस्या। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है आर्थिक समस्या, इकोनॉमी प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या होती क्या है, ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर में एज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है। आर्थिक समस्या वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के जरिए असीमित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए की जाने वाली चयन की समस्या। देखो क्या कह रहा है कि आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है कि जो भी हम रिसोर्स, जो भी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो रिसोर्सेस है, जो सीमित संसाधन है। ठीक है, अब संसाधन हमारे पास सीमित है लेकिन लोगों की जो आवश्यकता है वो क्या है, अनलिमिटेड है। लोग अपनी आवश्यकता को अनलिमिटेड रख रहे हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इस वजह से वहाँ पे चयन करने की समस्या आ जाती है। कि जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर में आपकी फैमिली ने सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, अब वो सैलरी उनको मिल रही है, अब उनमें सैलरी में से वो जो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी वो उसी चीज़ को सबसे पहले खरीदेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चीज़ क्या है उनके लिए आवश्यकता की है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि एक तरीके से उसकी पूर्ति करना असीमित है।
तो इसीलिए क्या है कि आर्थिक समस्या जो होता है वो वैकल्पिक प्रयोग वाले, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो होती है हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है, उन चीज़ों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। बाकी हमारी जो नेक्स्ट जो चीज़ें होती है जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको क्या करते हैं, हम साइड रख देते हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधन की हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है, इस वजह से हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए संतुष्ट करने के लिए हमें चयन करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है हमारा आर्थिक समस्या के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है जो आपका 6 नंबर या 3 नंबर में मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक समस्या के क्या कारण होते हैं? अब आर्थिक समस्या के 3 कारण होते हैं। पहला, संसाधनों की सीमित दुर्लभता। अब आपके पास रिसोर्सेस ही क्या है, लिमिटेड है, तो क्या आप किसी चीज़ की मांग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है, अगर हमारा लिमिटेड है, अगर हमारा दुर्लभ है, संसाधन क्या कहते हैं हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है, हम उसके फायदे नहीं ले पाते। तो संसाधन जैसे क्या हो गया, जैसे भूमि हो गया, लैंड हो गया, लैंड भी तो एक लिमिटेड है, आप हर जगह क्या कहते हैं खरीद के घर तो नहीं बना सकते, कुछ एरिया में आपका पानी है, ठीक है, तो हर जगह पे क्या है आपका भूमि भी बहुत लिमिटेड है। श्रम, आप देखोगे लेबर भी इतने नहीं है, आप हर किसी को लेबर नहीं बना सकते, ठीक है। पूंजी, कैपिटल भी लिमिटेड है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी लिमिटेड है और मांग की तुलना में सीमित है। आप इसकी जितनी डिमांड करोगे ना, आपको उतना ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप इसकी मांग जितना करोगे इसकी तुलना में ये क्या हमारी सीमित है। और अर्थव्यवस्था जो लोग चाहते हैं उन सभी को उत्पादित नहीं कर सकते। और इकोनॉमी में जो भी लोग हमारे समाज में जो भी लोग जो है वो कि जिस भी चीज़ का क्या कहते हैं मांग कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम इतना प्रोडक्ट नहीं कर सकते, उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। सभी अर्थव्यवस्था में यही आर्थिक समस्या के उदय होने का मुख्य कारण होता है। और हर एक इकोनॉमी, चाहे आप भारत की ले लो, चाहे बाहर की कंट्री की ले लो, चाहे आप कहीं की भी ले लो, ठीक है, हर एक जगह की जो इकोनॉमी है, हर एक जगह पे यही एक समस्या मेन है। क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उन रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होगा तो हम इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और लोगों की जो नीड होगी उसको हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। दुर्लभ सार्वभौमिक है, दुर्लभता सार्वभौमिक और ये सही व्यक्ति, संगठन और देशों पर लागू होता है। सार्वभौमिक मतलब ही कि चलता ही रहता है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको कम कर सकते हो कि आज आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, कल आपने कम कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दुर्लभता जो है आपका सार्वभौमिक है और ये सभी व्यक्ति, संगठन, देश पर लागू होते हैं। हर एक इंसान पे लागू होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फर्म, हर एक कंपनी पर लागू होता है और हर एक देश पे भी लागू होता है। यदि संसाधन दुर्लभ नहीं होते तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, असीमित मानव आवश्यकता। मानव की क्या कहते हैं नीड जो इतनी है ना कि अगर एक नीड पूरी हो जाती है तो वो दूसरी की तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो मानव की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। इस वजह से भी क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। मानव आवश्यकता अंतहीन है। अंतहीन मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली। आप देखोगे कि किसी एक इंसान की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो दूसरी की इच्छा की तरफ भागने लगता है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है वो कई दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। मानव की आवश्यकता असीमित और ये बढ़ती जाती है। देखो, असीमित मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। सीमित संसाधनों के कारण आवश्यकताओं को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम इन आवश्यकताओं को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते किसी भी मानव की, ठीक है। मानव आवश्यकता प्राथमिकता में भिन्न भिन्न होती है। अब देखो क्या है कि हर एक इंसान की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ और चाहिए होता है, तो सभी आवश्यकता समान तीव्रता की नहीं होती। जैसे कि आप देखो कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसको बाद में खरीदोगे, ठीक है। तो सभी आवश्यकता जो होती है वो समान तीव्रता की नहीं होती। आपको जल्दी से जल्दी नहीं मिल जाएगा कि आपने कोई चीज़ खरीदा और वो आपको बहुत जल्दी मिल गया, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यकता अन्य आवश्यकता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देखते हो कि कुछ इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा नीड क्या है, खाना पीना, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन ले लो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यकता अन्य आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्टि की प्राथमिकता को ध्यान रखते हुए संसाधनों का आवंटन कर देता है। इसीलिए इंसान जो होता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वो क्या करता है, उन चीज़ों को प्राथमिकता देता है जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यदि सभी मानवीय आवश्यकता एक समान महत्व की होती तो चयन करना संभव हो जाता। अगर हर एक इंसान की आवश्यकता अगर एक ही जैसी होती तो उसको चयन करना, उसको चुनना बहुत ही मुश्किल होता लोगों के लिए, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या रहता है हमारा वैकल्पिक प्रयोग। आप एक ही चीज को बहुत सारी चीजों में यूज कर लेते हैं, ठीक है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते, आप होते उनके विभिन्न प्रयोग भी हो सकते हैं। देखो दुर्लभ मतलब कोई चीज का मिल पाना, ठीक है, ना मिल पाना, ठीक है। तो संसाधन रिसोर्सेज जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा दुर्लभ नहीं है, लेकिन आप उन रिसोर्सेज का बहुत तरीके से इस्तेमाल भी तो कर सकते हो ना। इससे संसाधनों का चयन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप एक रिसोर्सेज का बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हो तो इससे उसके क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोल का प्रयोग आप केवल वाहनों में नहीं बल्कि मशीन, जनरेटर चलाने आदि में भी हो सकता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को दिए गए संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच भी चयन करना पड़ता है कि उनको एक चीज का वो लोग किस किस चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी देखकर उनको चलना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा आता है संसाधन बनाम मानव आवश्यकता। अब इसमें दे रखा है कि संसाधन तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन मानव की आवश्यकता है क्या, मानव क्या चाहते हैं, इंसान क्या चाहता है। तो पहला संसाधन की विशेषता ये बताते हैं कि वो दुर्लभ होते हैं। संसाधन आपका क्या एक तरीके से दुर्लभ है, आप उसको क्या कहते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं कि आप संसाधन को बार बार इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थात उनकी पूर्ति जो मांग की तुलना में सीमित होती है। आप जितना भी डिमांड कर लोगे लेकिन जितना सप्लाई किया जाएगा उतना ही आपको मिलेगा, आप मांग से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होते हैं, इनको हम एक ही संसाधन को हम अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मानव आवश्यकता की विशेषता। अगर हम मानव की तरफ देखें तो ये असीमित होती है। मानव की नीड्स जो होते हैं आपको देखो कभी पूरा नहीं होगा, ये हमेशा अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। अर्थात इन्हें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये प्राथमिकता में भिन्न भिन्न होती है। आप देखोगे हर एक इंसान की जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को बहुत जो जैसे रिचेस्ट फैमिली है तो उसको बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन जो मिडिल क्लास का फैमिली उसको ज़्यादा खाना पीना इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबकी यहाँ पे जो आवश्यकता है वो अलग अलग है, ठीक है। अर्थशास्त्र का अर्थ। अब देखो क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र एक तरीके से क्या, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अगर हम एक समाज में रहते हैं या अगर हम देश में रहते हैं या कहीं बाहर की कंट्री में रहते हैं तो व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन कराता है कि समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों को किस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में तथा व्यक्ति के विभिन्न समूह में वितरित करने का चयन करे। देखो क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, एक समाज को देखकर चलता है जो इस बात को बताता है कि समाज जो है वो अपने रोजाना के प्रयोग करने वाले जितने भी सीमित संसाधन है उसको किस तरीके से वो वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा, उसका उत्पादन करेगा और अलग अलग व्यक्तियों में उसको बांटेगा, ठीक है। तो इसका वो चयन करता है क्योंकि सभी लोगों की जरूरत को पूरा होना बहुत जरूरी है, किसी एक का यहाँ पे पूरा होना बहुत जरूरी नहीं होता। यहाँ पे समाज जो होता है, हमारा जो इकोनॉमी होता है वो पूरे लोगों को देख के चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपके डिफरेंस आते हैं एग्जाम में 6 नंबर में डिफरेंस आते हैं, कभी कभी 3 नंबर में आपके डिफरेंस आते हैं। तो आप ये डिफरेंस जो है एग्जाम में लिख के जाइएगा, ठीक है, ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र और एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। सकारात्मक में क्या है, सकारात्मक में क्या है, क्या था, क्या होगा, ठीक है, हम यही पढ़ते हैं। क्या है पहले हम पढ़ते हैं। अर्थ इसका बताता है कि ये बताता है कि क्या वास्तव में आर्थिक समस्या कैसे हल की जाती है, मतलब इकोनॉमी की जो भी समस्या उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या बताता है, ये बताता है कि क्या होना चाहिए, मतलब हमें कैसे उसको मेंटेन करके चलना है, क्या कैसे करना है, ठीक है, कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ों को देखता है। या आर्थिक समस्या को किस प्रकार हल की जानी चाहिए, ठीक है। जांच कैसे करते हैं, इसकी वास्तविक आंकड़ों से जांच की जा सकती है, मतलब जो इसकी वास्तविक आंकड़े हैं उन्हीं से हम जांच कर सकते हैं। इसमें हम ये नहीं फ्यूचर के आंकड़ों को इंक्लूड करेंगे या पास्ट के आंकड़ों को इंक्लूड करेंगे, नहीं, जो अभी रियलिटी में चल रहा है, जो वास्तविक जो प्रेजेंट में चल रहा है उन आंकड़ों से हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। अब क्या था, इसकी वास्तविक आंकड़ों से जांच नहीं की जा सकती। अब आदर्शात्मक में हम वास्तविक आंकड़ों से जांच नहीं करते, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की वास्तविकता व्याख्या करना होता है, मतलब इसका उद्देश्य मेन क्या होता है कि जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां है कि हमारे इकोनॉमी में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, कैसे कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, उसका व्याख्या करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य आदर्श निश्चित करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है, आदर्श निश्चित करना, ठीक है। सुझाव, ये तथ्यों पर आधारित है, इस प्रकार सुझाव देने वाला नहीं है। तथ्य मतलब कि किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होता है, इसमें हम कोई सुझाव नहीं दे सकते, जो दे दिया गया वो दे दिया गया, ठीक है, आपको वही समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या, ये व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है, यहाँ पे लोग कुछ कह के चले जाते हैं, उसके विचारों पर यह आधारित है, ठीक है। इसमें समाज में जो लोगों ने या बड़े विज्ञानों ने जो कहा है उसी पर यह आधारित है, ठीक है। इस पर कारण प्रकृति से सुझाव देने वाला, इस पर हम क्या कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं।
मूल्य निर्णय, यह कोई मूल्य निर्णय नहीं रहता, अर्थात ये लक्ष्य पर उदासीन होता है। मतलब लक्ष्य मतलब इसका एम जो होता है वो हमारे आर्थिक इकोनॉमी को डेवलप करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है, इस प्रकार ने प्रकृति सुझाव देने वाला है, यह मूल्य निर्णय देता है। देखो ये जो होता है वैल्यूएबल मूल्य निर्णय देता है आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, पहला उदाहरण देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है किस रीजन से बढ़े है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, भारत को बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए। अब क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमारी भारत की कीमतों में जो क्या कहते हैं बढ़ावा हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से कोई एक आपका आ जाता है, ठीक है। कि आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, तो ये भी आपका एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वो हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन कराता है, कि हर एक इंसान जो है कितनी कितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करता है, इसका ये अध्ययन करता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटे लेवल पे, ठीक है। लेकिन व्यापक अर्थशास्त्र जो होता है वो हमारा आर्थिक सिद्धांत का वो हिस्सा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब पूरी इकोनॉमी को, पूरे एक तरीके से बोल सकते हैं वर्ल्ड से संबंधित समग्रों के व्यवहार का अध्ययन का, समग्र मतलब सभी को, ठीक है। किसी एक इकाई के बारे में नहीं, ये सभी के बारे में क्या कहते हैं व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। उपकरण इसमें क्या, मांग व पूर्ति, इसमें समग्र मांग समग्र पूर्ति, मतलब सभी की मांग और सभी की पूर्ति, कि सभी लोगों की नीड्स क्या है, सभी लोगों को हम कैसे सप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की मांग क्या और एक व्यक्ति की पूर्ति क्या, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य एक वस्तु उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण करें, कि जो भी वस्तु इन्होंने प्रोडक्ट किया उस वस्तु का क्या करना है, इसको साधन की कीमत का निर्धारण करना, उस वस्तु का क्या करना है, प्राइस डिटरमाइन करना है। लेकिन इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की आय व रोजगार स्तर का निर्धारण करना है, मतलब हाई लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना, और दूसरा आय या रोजगार के स्तर को फैलाना, ठीक है। अब आता है हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाएंगे। कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिएगा, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कोई भी एक पॉइंट आपको दे दी जाएगा और उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल लिखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। पहला आता है हमारा क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा कैसे उत्पादन किया जाए। थर्ड किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन मतलब हम क्या उत्पादन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करें। आप ये तो नहीं कि ऐसी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट कर दोगे और लोगों में सेलिंग करना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। जो लोगों की नीड्स होगी आप उसी को प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो ये समस्या केंद्रीय समस्या कहलाती है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य समस्या, ये सबसे मुख्य समस्या तीनों इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो इकोनॉमी है वो चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पढ़ते हैं। इस समस्या का संबंध उत्पादित की जाने वाली वस्तु और सेवाओं के चयन, प्रत्येक चयनित वस्तु की उत्पादित की जाने वाली मात्रा से। देखो क्या कह रहा है कि ये पहली समस्या है जिसमें हम जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादित की जाने जो भी वस्तु और जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हमें पहले चुनना है। हम उसको चुनेंगे कि हमें क्या ये प्रोडक्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। और जो वस्तु को हमने चुना है उस वस्तु को हम कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट करें, कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करें, ये भी हमें देखना है, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास सीमित संसाधन होते हैं और इसी कारण ये सभी वस्तु को उत्पादित नहीं कर सकती। देखो हर एक जगह पे हर एक इकोनॉमी जो होती है वो लिमिटेड होती है, इस वजह से वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक वस्तु या सेवा का अधिक होना सामान्यतः दूसरी वस्तु को कम होने को बताता है, कि अगर आप किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो तो दूसरे चीज़ का जो प्रोडक्शन होगा वो आपको खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, क्या उत्पादन किया जाए। समस्या के दो पहलू, पहला किन संभावित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, दूसरा कितना उत्पादन किया जाए, ठीक है। पहला पढ़ते क्या है, एक अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना होता है कि किन उपभोक्ता वस्तु, चावल गेहूं कपड़े आदि, और किन पूंजीगत वस्तु, जैसे क्या करें कि एक इकोनॉमी को ये देखना पड़ता है कि कौन सी वस्तु जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती है, जैसे हमारा क्या चावल गेहूँ कपड़े इन सब चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। और पूंजीगत वस्तु में आता है मशीनरी उपकरण आदि का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था को नागरिक वस्तुओं को ब्रेड मक्खन आदि और युद्ध सामग्री में बंदूक टैंक आदि के बीच भी चयन करना पड़ता है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट क्या था, कितना उत्पादन किया जाए, कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन जो होती है वो कम करनी पड़ती है। तो उत्पादित की जाने वाली वस्तु का चयन करने के बाद अर्थव्यवस्था को प्रत्येक वस्तु की मात्रा भी तय करनी होती है। तात्पर्य यह है कि इसे उपभोग और पूंजीगत वस्तु के बीच नागरिक वस्तु और युद्ध सामग्री की उत्पादित की जाने वाली मात्रा के बीच भी निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो क्या उत्पादन किया जाएगा, आधारभूत सिद्धांत ये कहता है कि संसाधनों का आवंटन हमें इस प्रकार किया जाए जिससे कि अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त हो, कि हमें संसाधनों को इस तरीके से बांट कर चलना है, इस तरीके से उसका प्रोडक्शन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हो और हम अपने इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आप उसका प्रोडक्शन करोगे। तो ये समस्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है कि आप किस तकनीक का इस्तेमाल करो, लेबर को के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो या आप मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न उत्पादन के तकनीकों के प्रयोग से संभव होता है, कि आप किसी एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो आप अलग अलग तकनीक का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तकनीक से अभिप्राय क्या होता है, प्रयुक्त आगतों के बीच संयोग को अपनाने से, कि मतलब जो भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उसके बीच में आप किस चीज़ से आप अपना प्रोडक्शन करवा रहे हो। सामने तो तकनीकों को श्रम प्रधान तकनीक और पूंजीगत प्रधान तकनीक में बांटा गया है, ठीक है। पहला आता है श्रम प्रधान तकनीक। क्या होती है, इसमें अधिक श्रम और कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, मतलब कम कैपिटल मतलब मशीनों के रूप में एसेट जो होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक, कम पड़ती है, ठीक है। पूंजी प्रधान तकनीक में अधिक पैसे की और कम श्रम लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास ये कहता है कि तकनीक का चयन लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर भारत में श्रम प्रधान तकनीक को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, लेकिन वहीं यूएसए इंग्लैंड आदि में हमें पूंजी प्रधान तकनीक को बेहतर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसा आप देखोगे एसेट्स वगैरह यही सब है, कैपिटल वगैरह ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ श्रम की कमी और पूंजी की बहुतायत है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है कि कैसे उत्पादन करेगा, आधारभूत सिद्धांत ये कहता है कि उत्पादन के साधनों का संयोग इस प्रकार से किया जाए कि ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादित हो सके, ठीक है, क्योंकि कम कॉस्ट में कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको, ये सिद्धांत ये कहता है। जबकि दुर्लभ संसाधनों का न्यूनतम उपयोग हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास संसाधन दुर्लभ है तो उन संसाधनों का हम कम से कम इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। अब हमें कह रहा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप उत्पादन करोगे, उसके लिए उत्पादन करोगे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, ये नहीं कि आप किसी के लिए भी उत्पादन कर दोगे, ठीक है। इस समस्या से अभिप्राय उस वर्ग के लोगों के चयन से जो अतः वस्तु का उपभोग करेंगे, अर्थात क्या वस्तु का उत्पादन अधिक गरीब के लिए और कम अमीर के लिए या अधिक अमीर के लिए और कम गरीब के लिए किया जाए। देखो क्या कहता है कि ये समस्या ये बताती है कि हमें प्रोडक्शन उस वर्ग के लोगों के लिए करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदेंगे, या तो हमें ज़्यादा अमीर के लिए करना और कम गरीब के लिए, या तो हमें ज़्यादा गरीब के लिए करना या तो कम अमीर के लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों की दुर्लभता के कारण कोई भी समाज अपने सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी कारण चयन की समस्या जो होती है हमारी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। वस्तु का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है। देखो हमें प्रोडक्शन उनके लिए करना है जिनके पास खरीदने की शक्ति हो। इससे अभिप्राय है कि यह समस्या उत्पादन साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस के बीच आय के वितरण से संबंधित है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, इसके क्या कहते हैं सिद्धांत ये कहता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। आधारभूत सिद्धांत है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक उत्पादक साधन की मुख्य आवश्यकता अधिकतम संभावित सीमा तक पूरी हो। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो सारी क्या कहते हैं प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों की आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संभावित सीमा तक पूरी कर सके, उनकी नीड्स को पूरा कर सके। हमें इतना प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अवसर लागत क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है हमारा। अवसर लागत त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है। मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ की अवसर मिल रही है और आपने किसी और चीज़ को क्या करें त्याग दिया है उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो उदाहरण के लिए माना जाता है कि एक बैंक में 40,000 प्रति माह के वेतन पर आप काम कर रहे थे, ठीक है। ये भी माना गया कि आप 2 और रोजगार के अवसर आपको मिल रहे, एक कार्यकारी अधिकारी की तरह 30,000 प्रति माह और एक पत्रकार की तरह 35,000 प्रति माह, ठीक है। इस स्थिति में बैंक में कार्य करने के अवसर लागत त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य अर्थात 35,000 है। अगर आपने उसको क्या कहते हैं बैंक के कार्य को छोड़ दिया, ठीक है, और आपने क्या कहते हैं पत्रकार का काम अपना लिया, तो आपने क्या करा, एक अवसर आपको मिल रही थी दूसरे अवसर को आपने त्याग दिया, ठीक है। तो अन्य वस्तु या सेवाओं की वह मात्रा जिसे किसी एक वस्तु की अधिक प्राप्ति के लिए त्यागा जाता है, ठीक है, कि कोई भी क्या कहते हैं वस्तु या सर्विसेज को हम पाने के लिए जब दूसरी चीज़ की मात्रा को हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं त्यागे गए
अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पीपीएफ पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्या कहते हैं लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है आपका ये क्या कहते हैं टॉपिक जो है वो क्लियर किया गया है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो जो है अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।